मैं इस वक्त मौजूद हूं देश के एक महान उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के घर पर। ये कहते थे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन एक मुट्ठी चना पैदा करता है। रेणु जी ने भी एक बार चुनाव लड़ा, जो उसका भी बहुत बार जिक्र होता है कि उन्होंने अपने दोस्तों के खिलाफ ही चुनाव लड़ दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनका चुनाव चिन्ह था नाव। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, हाँ, उनसे बड़ी प्रभावित थे। एक संदर्भ में वो बताए थे कि यदि आज के समय में मुझे किसी राजनेता के संबंध में उसके दिल का हर्ट का स्केच करने के लिए कहे तो मैं उसके स्थान पर एक तिल रख दूंगा। बाबू जयप्रकाश नारायण का वो 74 का वो छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। ये नहीं था कि वो हर रोज लिखते थे, लेकिन जिस दिन लिखना होता था तो मेरी माँ को पता होता था, घर में लालटेन होता था, और जिस दिन लिखना होता था तो पेट्रोमैक्स जलता था। खाने के तो बहुत शौकीन थे। अच्छा। खाने के मामले में तो इनका कोई स्थान ही नहीं था, उन्हें कोई जोड़ी नहीं था। मेरे दादाजी के पूर्वज लोग बंगाल के थे। अच्छा। तो इसलिए खाने में हम लोग का वो बंगाली और ये बिहारी ये मिक्सअप है। लाने वाले को पता है कि कहाँ क्या लेना, जैसे सिगरेट, अच्छा, कैप्टन। और वो बता रहे थे आपकी कोका कोला जो है वो ठंडी करने के लिए, ठंडा करने के लिए बड़ी सी बाल्टी में रस्सी बांध के उसमें कोका कोला का बोतल डाल के कुआं के अंदर में छोड़ दिया जाता था। सुरक्षित तो है वो बाल्टी में। फिर जब पीने की इच्छा हुई तो उसको खींच के निकाल के पीते थे। अभी जो हम ये दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि वो जो तस्वीरें ये देख रहे हैं और जो पूरा ये स्ट्रक्चर ये अंदर का है, ये झोपड़ी का, ये पहले का ऐसा है, इसमें कुछ बदलाव आपकी तरफ से किया गया अभी? वो जो लकड़ी है वो बाबू कहते हैं। महिलांचल में यदि आप गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे तो 4-5 अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक कुरीति भी है, और पार्टी पॉलिटिक्स भी है। तो पार्टी पॉलिटिक्स की जो स्थिति थी तभी, वर्तमान में वही स्थिति आज कायम। तो बिहार चुनाव की कवरेज के लिए इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं और हमारी इस वक्त मौजूदगी है अररिया क्षेत्र जो सीमांचल में पड़ता है, और उसमें एक बहुत ऐतिहासिक जगह पर। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं देश के एक महान उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के घर पर, और मेरे साथ बेहद खास शख्स इस वक्त मौजूद हैं, उनके मझले पुत्र अपराजित राय। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और आज हमसे बहुत सारी आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर वो कहाँ लिखा करते थे, कैसे लिखा करते थे, तब की जो राजनीति, क्योंकि वो राजनेता भी रहे, एक बार चुनाव उन्होंने लड़ा, उनके पक्ष में उस वक्त माहौल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ऐसे व्यंग अपनी कलम से लिखे हैं जो इस समाज के लिए एक बहुत सही दिशा में कहीं ना कहीं उसको ले जाने वाले थे। लोग आज उनको पढ़ रहे हैं, मैला आंचल हो या फिर मारे गए गुलफाम, जिस पर तीसरी कसम जो है फिल्म भी बनी है। आप में से अगर बहुत सारे लोग साहित्य को समझते हैं, साहित्य को समझना चाहते हैं, तो आप उन्हें पढ़ते होंगे, उनके जो उपन्यास हैं उनको भी, कहानियाँ जो है उनको भी पढ़ते होंगे। कैसा वो सफ़र था, और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर आपको नजर आता है? उस वक्त क्या माहौल हुआ करता था उनके समय में? देखिए, उस वक्त 77 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है जी। और उससे पूर्व जो राजनीति की दिशा और दशा थी, कमोबेश आज भी वही है। फर्क ये है कि तब बैलेट से चुनाव होता था और आज ईवीएम से हो रहा है, लेकिन छल प्रपंच उस समय भी था और आज भी है। उस समय में चूंकि लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे, अमुक पार्टी के प्रत्याशी हैं और गांव में आके कोई खास आदमी के यहाँ बैठ के
प्रत्याशी जी अपनी बात कहते थे और वो आश्वासन देते थे कि आप जाइए, आपको वोट हो गया। और आज के समय में वो बात नहीं है। पिता किसी और जा रहा है, पुत्र किसी और जा रहा है। तो आज बड़ी कॉन्शस है लोग अपने मत को लेके। ये भी कि कई बार चुनाव आते ही जो मौसम वैज्ञानिक कहीं ना कहीं माना जाता है कि आप देख लेते हैं कि कहाँ पर आपका जो है दाल नहीं गलने वाली और तुरंत पाला बदल लेते हैं, वो भी आजकल बहुत ज्यादा कुछ वो चल तो रहा है। हर दल में हर दल में अभी विद्यमान है। हाँ। कोई दल अछूता नहीं इससे। जहां स्वार्थ की पूर्ति होते दिखाई नहीं पड़ा कि तुरंत पाला चेंज। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हर दल में ये स्थिति बनी हुई है। अब सिद्धांत की राजनीति नहीं रह गई है। एक ज़माने में लोग सिद्धांत की राजनीति करते थे और एक आदर्श होता था उसमें। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो रातों रात पैराशूट से प्रत्याशी को उतारा जाता है और इसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ता है। रेणु देवी ने भी एक बार चुनाव लड़ा, जो उसका भी बहुत बार जिक्र होता है। वो चुनाव अपने आप में एक बड़ा खास था और लोग उस पर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों के खिलाफ ही चुनाव लड़ दिया और वो तब आश्चर्यजनक भी था। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना। जी जी जी, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनका चुनाव चिन्ह था नाव। और नाव भी जो चुनाव चिन्ह रखे थे, उसकी एक छोटी सी कहानी कहा जाए कि वो ये है कि रेणु जी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, अच्छा, हाँ, उनसे बड़ी प्रभावित थे। और उनका चुनाव चिन्ह था वहाँ पे नाव। और ये अपना चुनाव चिन्ह यहाँ रखे थे नाव बात के समय में। और चुनाव में ये तो क्या कहा जाए, क्रांतिकारी तो थे ही, साहित्यकार भी थे। लेकिन ये छल प्रपंच से दूर वाला व्यक्ति थे। साहित्यकार ऐसे भी बड़ी सेंसिटिव लोग होते हैं। साहित्यकार जो होते हैं बहुत भावनात्मक लोग होते हैं। इनको छल प्रपंच से इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चले गए, आज जनता ने साथ दिया। लेकिन जो तिकड़म होता है, अर्थ होता है, आज तो हॉबी है। अर्थ के बगैर आप कोई चुनाव में कदम नहीं रख सकते हैं। अब तो टिकट की खरीद बिक्री होती है। ये 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें सभी दलों ने जम के मतलब खेल किया है। हाँ, तो इन तमाम चीज़ों से वो कोसों दूर थे। महज हमको लगता है कि 7,000 के अंदर में इनको वोट आया था। और इनके मित्र, सोशलिस्ट मित्र कहिए, समाजवादी मित्र कहिए, बाद में तो कांग्रेसी हो गए थे, सरजू बाबू, वो चुनाव जीते थे। 3 मित्र ये लोग थे चुनाव में। सरजू मिश्र जी, जो 7 बार तक प्रतिनिधित्व किए, फिर बिहार में मंत्री भी बने थे वो। और एक थे लखनलाल कपूर जी। और एक मेरे पिताजी। तो बहुत मज़े में ये अपना चुनाव प्रचार करते थे। लोग पूछते भी थे कि भाई अकेला, मतलब निर्दलीय को क्या बुझा जाता था, दो अकेला है ये, इसके पास में न कार्यकर्ता है न कुछ है। तो ये कहते थे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन एक मुट्ठी चना पैदा करता है। ये इनका सोच था। और मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये जानने के लिए लड़ रहा हूँ कि मैंने अनुभव प्राप्त करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। हार जीत से तो ये कहा था कि मैं देख लूं कि ये जूता काटता है कि नहीं, कि कैसे काटता है। ये जो बातें चलती हैं, मुझे ये अनुभव करना है कि जूता काटता है तो कहाँ काटता है और कैसे काटता है। और फिर एक संदर्भ में वो बताए थे कि यदि आज के समय में मुझे किसी राजनेता के संबंध में उसके दिल का हर्ट का स्केच करने के लिए कहे, तो मैं उसके स्थान पर एक तिल रख दूंगा। तिल रख दूंगा। ये था उनका। बिल्कुल। तो ये क्योंकि जब आपने बताया ये जिक्र, तब राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद 72 में जब वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, जो उनके मित्र मिश्र साहब थे, वो उन्होंने चुनाव जीता कांग्रेस से, फिर उन्होंने राजनीति दूरी बना ली थी। हाँ, दूरी बना ली थी। मतलब चुनाव नहीं लड़ने के लिए दूरी बना ली थी। फिर तो उसके बाद बाबू जयप्रकाश नारायण का वो 74 का वो छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और स्लोगन ये तमाम ये लिखते थे।
और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें इनको जेल भी हुई, पूर्णिया जेल में मंडल कारा में ही रहे। तो फिर जयप्रकाश जी इनको पत्र भी लिखे कि आप अस्वस्थ रहते हैं, आप आ जाइए जसलोक जहाँ मेरा इलाज होता है। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, हम पटना में रहते हैं और पटना में अमुक डॉक्टर नाम लेके बोले थे, डॉक्टर UN साई के संबंध में, कि हमको अपने ही लोगों के बीच में रह के इलाज कराना है। तो फिर चुनाव में लंबा मैंने उस आंदोलन के बाद चुनाव का समय आ गया। चुनाव संपन्न करके, जबकि डॉक्टर डेट दे रहे थे कि आप करा लीजिए, आप करा लीजिए, आपका मर्ज बढ़ता जा रहा है, बोले नहीं, रिजल्ट आने दीजिए। सरकार बन गई, केंद्र में मोरारजी भाई की सरकार बनी। राय नरेंद्र जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने थे और 24 मार्च 1977 को इनका ऑपरेशन पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यानी PMCH में हुआ। और एक लंबी बेहोशी के बाद 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हो गया। उस बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राय नारायण जी वो पहुंचे थे और फिर जाने को उपरांत दिल्ली से और मद्रास से डॉक्टर आए थे विजिट में, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इनको बचाया नहीं जा सका। पूजा का भी समय हो गया, तो ये आरती जो है वो घर में हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो जो समय था, वो पुराना समय, उस वक्त काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, तब माना जाता बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा। उसमें आता है बिजली, सड़क, बहुत सारी समस्याएं उसमें वो करती थी, और उन्होंने कई बार जिक्र भी कहीं ना कहीं इस बात का होता रहा होगा। ये जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कुटिया सी, यहीं पर लिखा करते थे वो, अपनी जो रचनाएं हैं वो यहीं पर उन्होंने लिखी हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके अलग अलग राजनेताओं के साथ भी तस्वीरें, इंदिरा गांधी के साथ भी उनकी ये तस्वीर है, यहीं पर बैठ के लिखा करते थे। जी, गांव में जब होते थे तो उनका ये नहीं था कि वो हर रोज लिखते थे। अच्छा। लेकिन जिस दिन लिखना होता था तो मेरी माँ को पता होता था, उनका जो रूटीन होता था, तो रूटीन वर्क वो मेरी माँ कर देती थी कि जैसे उस दिन खाने में हल्का भोजन। अच्छा। हाँ, और बिजली तो थी नहीं। आज तो क्या कहा जाए, आज लिखने वाले के लिए तो वो एक टेबल भी आता है। हाँ, पूरी सारी व्यवस्थाएं, फलना ढिकाना, संसाधन से लैस। लेकिन उसमें कुछ नहीं, घर में लालटेन होता था और जिस दिन लिखना होता था तो पेट्रोमैक्स जलता था। अच्छा। पंच लाइट, जो बाद में कहानी भी उनकी है, पंच लाइट। और फिर हल्का भोजन करने के बाद वो अपना चले गए रूम में। माँ नहीं होती थी वहाँ, माँ अलग कमरे में होती थी, और वो पता नहीं कब तक वो अपना लिखते थे, फाड़ते थे, लिखते थे। तो जब सवेरे माँ जाती थी बाहरने के लिए तो देखती थी कि कागज गोल 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 क्या हुआ फेंका हुआ है, जो बाहर के फेंक देती थी। आज जो उनको रखना होता था वो अपना रखते थे। ये होता था यहाँ पे, ये उनका रूटीन यहाँ पर होता था, ये पूरा। और उस वक्त जो चीज़ें थी कि बिजली ना आना, जो पिछड़ा जो चीज़ें थी, लोगों को उतनी सुविधाएं उस वक्त नहीं मिल रही थी, उस बारे में भी उनका बहुत कुछ, कहीं कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, न सड़क, न बिजली, न बहुत अच्छा स्कूल, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी तभी। और अभी जो मेट्रो का जमाना आ गया, अब हमारे पटना में भी मेट्रो हो गया। हाँ। तो मेट्रो मतलब भूमिगत। हाँ। लेकिन आज इसका थोड़ा उलट भी है कि ऊपर से भी है। तो हम लोग यहाँ सड़क जो है कि उपजाऊ जमीन जो होती थी उसके नीचे से वो सड़क होता था और कीचड़ भरा, मतलब इतनी नीचे सड़क हुआ। और 4 किलोमीटर यहाँ से रेलवे स्टेशन सिमरा है। तो उस ज़माने में जब मेरे पिताजी आते थे तो बैलगाड़ी यहाँ से जाती थी, घंटों लगता था, फिर वहाँ से बैलगाड़ी पे आते थे। तो यही एक साधन था, सड़क उड़क नहीं थी। सड़क तो आपको मैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे MLA MP होते हैं, इनके द्वारा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। मैं आज के समय में भी गर्व दावे से कह सकता हूँ, गर्व नहीं, दावे से कह सकता हूँ, ये तो हमारे यहाँ 1900, तब हम लोग ज्वाइंट जिला पूर्णिया में थे। अच्छा, 1990 के बाद पूर्णिया हुआ करता था, ये पूर्णिया से अलग हुआ रहा। जी 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 1990 में। ठीक है। और 14 जनवरी 1990 माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी थे,
उनके समय में। उससे पहले यहाँ एक जिलाधिकारी आए थे, राम सेवक शर्मा। अच्छा। और साहित्य प्रेमी थे। वो एक बार गांव आ गए। उसकी एक अलग कहानी कि वो क्यों आए, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, लेकिन अच्छा। वो गांव आए तो उनकी जो गाड़ी थी, सरकार बहादुर ने जो दे रखा था, वो गाड़ी आई तो जरूर, वापस नहीं जा सकी। अब अंदाज कर लीजिए कि उस समय में सरकारी महकमा में एम्बेसडर कार हुआ करता था और वो गाड़ी वापस नहीं जा सकी। तो फिर अररिया अनुमंडल था तभी, बाद में हमारा अनुमंडल फार्गुसन हो गया, हम लोग अनुमंडल अररिया था। तो वहाँ पे उदय बाबू थे, उदय प्रताप सिंह एसडीओ, उनकी जीप मंगा के ये वापस गए थे। और फिर अपना तो तुरंत में वो स्थानीय बीडीओ को आदेश दिए कि मिट्टी वर्क करो, अर्थ वर्क। हमको लगता है 24 घंटे के अंदर में रेणुगढ़ जो अभी NH पे है, NH 27, तब भी पहले था 57, उससे पहले था सिंगल रोड, वहाँ से यहाँ तक 24 घंटे में अर्थ वर्क हो गया। पुनः आए, बोले अब इस पर ब्रिक सोलिंग करो, तो हमको लगता है 48 घंटा में ब्रिक सोलिंग हो गया। फिर भैया हमारे जो बड़े भैया थे हैं, उन्होंने एक स्कूल की बात की कि भाई यहाँ के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही स्कूल के बिना। तो भैया उससे पहले जो है कि एक फूस का घर वहाँ बनवा के एक प्राइवेट लड़के को रख के बच्चों को पढ़वाते थे। तो संयोग से जिलाधिकारी महोदय के साथ में जिला शिक्षा अधीक्षक, तब जिला शिक्षा, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, तभी जिला शिक्षा DAC, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर या क्या हो जो भी हो, तो देवचंद बाबू थे। तुरंत उन्होंने एक शिक्षक को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए और फिर भवन तमन बनना शुरू हो गया। आज तो मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ बन गया है। अब यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ, खास करके बच्चियाँ को +2 तक की पढ़ाई यहीं हो रही है उनकी। मज़े में सब पढ़ लिख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें यदि इसके क्या कहते हैं कि फाउंडर कहा जाए तो वो राम सेवक शर्मा जी हैं। उन्होंने सड़क और ये स्कूल, ये दोनों चीज़ देने का काम किया। फिर बाद के समय में भैया विधायक बने तो फिर पिच रोड भी हो गया। आपके जो बड़े भाई हैं, यानी कि वेणु जी, वो विधायक भी रहे हैं एक बार भाजपा से, और 2 टर्म मुखिया रहे थे। तो मुखिया रहने में ग्राम पंचायत में जो उतना फंड नहीं आता था, कच्ची सड़क वो तैयार करवाए, कहीं कहीं ईंट सोलिंग भी हुआ। बाद में जब ये विधायक बने तो पक्की रोड सब बनवा दिए। आज हमारे पंचायत में 90% पक्की रोड बना हुआ है। 10% यदि छूटा हुआ है तो हमारे स्थानीय विधायक या फिर सांसद के कृपा से छूटा हुआ है, इसलिए कि उन लोगों ने आश्वासन देकर रखा था ये हम बना देंगे, तो आज तक नहीं बना है। रेणु जी के बारे में अगर हम और जानना चाहें और बात करें तो हम बात कर रहे थे, जब ऑफ कैमरा बातचीत आप बता रहे थे कि किस तरीके से खाने का शौक था और वो क्या क्या खाया करते थे। कोका कोला जो है वो कैसे ठंडी किया करते थे, वो बड़ा रोचक किस्सा है। तो बड़ी रोचक किस्सा है भाई। नहीं, खाने के तो बहुत शौकीन थे। अच्छा। खाने के मामले में तो इनका कोई स्थान ही नहीं था, हमने कोई जोड़ी नहीं था। ये बहुत कुछ स्वयं भी पका के खा लेते थे या निर्देशित करते थे। हाँ, अभी के समय में, अभी का जो कल्चर है, रेसिपी लोग बोलता था, तो खाने का रेसिपी इनको ढेर पता था। अच्छा। बहुत पता था इनको, और किस समय क्या खाया जाता है, किस मौसम में क्या खाया जाता है, ये इनको पता होता था। अब रही बात रोजमर्रे की बात, घर में दाल चावल, आलू का चोखा, बैगन की सब्जी, बैगन का चोखा, जिसको भरता बोलते हैं, ये इसके अलावा बिहार में बहुत प्रचलित भी है। वो मीट मछली के बहुत शौकीन थे। अच्छा। खसी का मीट आना है तो वो कौन सा पोर्शन होगा, कबूतर है, मुर्गा है, देसी अंडा है, ये तमाम चीज़ें।
और रही बात रोजमर्रे की बात तो डेली उनके लिए मार्केटिंग जब तक यहाँ होते थे तो कोई न कोई मेरे चचेरे रेणु जी के चचेरे भाई मेरे चाचा लोग कोई न कोई एक की ड्यूटी लगी रहती थी, अमुक ट्रेन से जाना, अमुक ट्रेन से लेकर आना है, तो क्या क्या लाना है वो डेली का एक लिस्ट सूची बनती थी। जी जी जी, वो सूची में ब्रिटानिया थी नारा बिस्कुट। अच्छा। हाँ, जो अभी तो उस नाम से नहीं जाना जाता है, लगता है कि मेरी गोल्ड उसी का आया है क्या ऐसे। हाँ। वो हो गया। अगरबत्ती में सुगंध श्रृंगार अगरबत्ती। अच्छा। फिर अखबार, डेली का अखबार हो, फिर साप्ताहिक हो, पाक्षिक पत्रिकाएं हो, दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आनंद बाजार का देश, अंग्रेजी का टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तमाम चीज़ें बुक स्टॉल पर, रेलवे बुक स्टॉल पर लिया जाता था। और वो जो अन्य मार्केटिंग होता था जैसे रसगुल्ला, हम उस दुकानदार जी का नाम अभी याद हमको नहीं आ रहा, लेकिन धर्मशाला के बगल में उनका मिठाई की दुकान बंगाली मौसाई थे, लदिया में वो आता था। कहाँ पर, ये कहाँ पर? फारबिसगंज में। फारबिसगंज में। हाँ, फारबिसगंज में। अच्छा। मरवारी धर्मशाला के बगल में सामने में हाँ। उनकी दुकान होती थी। लाने वाले को पता है कि कहाँ से क्या लेना, जैसे अब सिगरेट, अच्छा, कैप्स्टन, तो वो आना है राम कुमार शिवदत्त राय के यहाँ से, जिनके यहाँ एजेंसी था। ये तमाम चीज़ें डेली आता था। ये डेली का वो रूटीन वर्क था। सेकेंड हाफ में एक आदमी तय है, वो मटन के लिए जाएगा। हाँ, जिस दिन मटन नहीं आएगा उस दिन चिकन आएगा, देसी मुर्गा। अच्छा। हाँ, वो आएगा। दोपहर में किसी दिन कबूतर चलेगा, कबूतर। हाँ, वो चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें खाने के बड़ी शौकीन थे। क्योंकि आप वो रसगुल्ला वाला किस्सा बता रहे थे, तो उनका जो आना, जो पुराने लोग थे आपके, जो पूर्वज थे, वो बंगाल से यहाँ पर आए थे, वहां पर बसे, तो उस बूढ़े पुराने या घर में बुआ जी लोग थी, उन लोगों से सुने हैं कि हम मैंने मेरे दादाजी के पूर्वज लोग बंगाल के थे। अच्छा। तो इसलिए खाने में हम लोगों का वो बंगाली और ये बिहारी, ये मिक्सअप है। हाँ जी। फिर बाद में तो मेरी एक माँ भी हो गई, तो और भी इनका बांग्ला तो लिखते भी थे और बोलते भी थे बाबूजी। लिखते भी थे और बोलते भी थे। अच्छा। एक बार की बात है, मेरी माँ बीमार थी तो उस समय में सिमरा में एक डॉक्टर होते थे, मोइनुद्दीन साहब। तो नाम से ही पता चल गया कि वो मुस्लिम है। तो हम पढ़ने जाते थे सिमरा, तो एक पर्ची दिए छोटा सा हमको, बोले डॉक्टर साहब के दादी, अपनी भाषा में, डॉक्टर साहब का दादी हैं, वो जो दवाई दे तो नहीं मैं बुखार छो। तो उसमें में एक प्रमुख टेबलेट होता था, गोली, उसका नाम होता था सिवाजल गोली। खाइए भी, देह में लगाइए भी, खाओ उसमें। वो मतलब ऑलराउंडर टेबलेट था। तो वो जो पर्ची लिखे थे वो उर्दू में लिखे थे। वो पर्ची बाबूजी उर्दू में लिखे थे। अब क्या लिखे थे हमको नहीं पता, उर्दू में। डॉक्टर साहब को दिए तो वो हंसने लगे। हाँ, तो बोले कि कब लौटेगा तुम उधर से? हम बोले कि बस टिफिनी में वे चल जबे घर, नहीं जबे फिर पढ़े ले। तो बांग्ला तो लिखते थे और उर्दू में हम वही पर्ची उनका देखे थे। और फिर जब मेरी बहनों की शादी 1975 में हो रही थी, तो हम उसमें मिर्ज़ापुर में पढ़ते थे। अच्छा। तो वहाँ मुस्लिम टीचर भी थे और हिंदू टीचर भी थे। तो अपने हाथ से, वैसे वो किसी और से भी लिखवा सकते थे इनवेलप पे नाम, लेकिन नहीं, वो अपने से लिखे थे। सब टीचर का नाम जानते थे, जहाँ नहीं जानते थे हमसे पूछे कि क्या क्या नाम है। तो उर्दू वाले का नाम, उर्दू टीचर का नाम वो उर्दू में लिखे। अच्छा। और हिंदी वाले को हिंदी में लिखे। हाँ, तो लिखते हुए उर्दू में हम वही देखे थे, और बांग्ला तो लिखते पढ़ते वो जो पत्रिका ही आती थी यहाँ पे, देश, आनंद बाजार की पत्रिका। तो ये है। और वो बता रहे थे आपकी कोका कोला जो है वो ठंडी करने के लिए, हाँ, कुएं के पास, कहाँ पर? जी जी जी, दो कुआं है, एक वो वहाँ दरवाजे पे, एक कुआं यहाँ है। अच्छा। ये एक कुआं यहाँ है। हाँ जी। वो होता यह था कि उस जमाने में ना तो बिजली थी ना फ्रिज था। जब बिजली थी नहीं तो फ्रिज तो बहुत लोग नाम भी नहीं सुना होगा तभी। और कोका कोला ये शौक से नहीं पीते थे, ये मजबूरी में पीते थे। वो मजबूरी ये थी कि इनको गैस हो जाता था। गैस होता था तो कोका कोला पीने से डकार आता था, तो वो गैस निकल जाता था। वो आता था वहाँ दर्जनों के भाव में। हाँ,
अब यहाँ ठंडा कैसे हो, तो ठंडा करने के लिए बड़ी सी बाल्टीन में रस्सी बांध के उसमें कोका कोला का बोतल डाल के कुआं के अंदर में छोड़ दिया जाता था। तो सुरक्षित तो है वो बाल्टीन में। फिर जब पीने की इच्छा हुई तो उसको खींच के निकाल के अपना पीते थे ठंडा ठंडा। तो ये अपने शौक थे उनके। अगर हम उस कमरे की बात करें जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि कहाँ पर वो बैठकर लिखा करते थे, वो अभी जो हम ये दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि वो जो तस्वीरें ये देख रहे हैं और जो पूरा ये स्ट्रक्चर ये अंदर का है, ये झोपड़ी का, ये पहले का है, ऐसा है, इसमें कुछ बदलाव आपकी तरफ से किया गया अभी? नहीं, स्ट्रक्चर तो वही है। बदलाव में ये हुआ कि वो जो लकड़ी का सखुआ होता था, हाँ। वो बहुत हटा दिए हैं, तो उसके जगह पर ये कंक्रीट का जो पिलर होता है मजबूती के लिए, हाँ। वो डाल दिए हैं। मतलब आपने पूरी उनकी धरोहर को संजोए रखा है पूरी तरीके से। और जमीन हम लोग बना दिए हैं, क्योंकि मिट्टी का होता था तो चूहा लगता है, तो चूहा लग के खराब कर देता था, तो इसलिए उसको जमीन बना दिए हैं, उसका प्लास्टर करवा दिए हैं, बस वही कंक्रीट का पिलर दे दिए हैं। और ये जो ऊपर की लकड़ियां हैं, अगर हम देखें ये झोपड़ी के ऊपर, ये पहले बांस जो लगे हुए हैं, बांस तो रिपेयर में यदि कभी रिपेयर होता है तो वो जो खराब होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, इसलिए उसमें देखे हुई जगह नया भी है पुराना भी है। हाँ, जो लकड़ियां हैं, जो फट्टे लगे हुए हैं पहले के, वो पुराने लगे हुए हैं। वो बाबूजी के समय का वो लकड़ी है, वो जो लकड़ी है वो बाबूजी के समय का है, तब का ही समय का। तो अब लोग, अब ये कमरा देखकर ये भी लोगों के मन में आएगा जरूर कि इस छोटे से कमरे में, छोटी सी झोपड़ी में बैठकर उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं कर दी जो आज भी पढ़ी जा रही हैं, उनको पसंद किया जा रहा है, और जो साहित्य को समझने वाले हैं वो उसको बहुत ही रुचि के साथ पढ़ते हैं, और जो व्यंग उन्होंने यहाँ पर बैठकर लिखे वो व्यंग भी आज समाज को आईना दिखाने के लिए बहुत ज्यादा काफी हैं। तो संध्या का समय भी हो चुका है और बिहार चुनाव तो खैर अपने तेजी से चल ही रहा है। मेरा आखिरी सवाल बस यही है, हालांकि आपकी राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि है नहीं, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है बिहार का माहौल देखकर इस वक्त? बिहार का कहने हमारे क्षेत्र का? चलिए अपने क्षेत्र का बताइए, बिहार का ही बता दीजिए। चलिए बिहार का ही बोल देते हैं। ओवरऑल सरकार नीतीश जी की बनेगी। अच्छा। नीतीश जी मीन्स एनडीए की। हाँ। एनडीए की सरकार बनेगी, और इसके पीछे आधी आबादी जो है वो खुल के साथ दे रही है। आधी महिला आबादी? जी 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 जी, महिला आबादी वो एनडीए को खुल के साथ दे रही है, और ये सत्य है। सीमांचल वाले क्षेत्र में क्या अभी भी वही जाति का प्रभाव बहुत ज्यादा है? विकास को लोग देख पा रहे हैं? क्या चीजें चल रही हैं? क्या अभी भी जात पात के नाम पर ही वोट डलता है, या फिर कुछ बदलाव उसमें हुआ सोच में? महिलांचल में यदि आप गंभीरता पूर्वक पढ़ेंगे तो 4-5 अलग अलग चीजें हैं उसमें। राजनीति का क्षेत्र है, सामाजिक कुरीति भी है, और पार्टी पॉलिटिक्स भी है। तो पार्टी पॉलिटिक्स की जो स्थिति थी तभी, वर्तमान में वही स्थिति आज कायम है। और आपको तब लगेगा कि अरे अभी जो स्थिति देख रहा हूँ बिहार में या और कहीं भी, ये तो पहले से है। जातिवादी व्यवस्था, यदि आज एक कोई पदाधिकारी आ जाए तो लोग सबसे पहले पूछा किस जाति का है, कहाँ से आया है। तो ये जातिवादी बात उसमें भी है पहले से, महिलांचल में, और आज भी वही है। आज भी मतलब यदि इस तरह का यदि नहीं है तो हम बताना चाहेंगे कि नरपतगंज में जो हमारा पड़ोस में है विधानसभा, वहाँ पे यादव प्रत्याशी ही होते हैं, हमारे अररिया में मुसलमान ही होते हैं। तो ये किस बात का घोतक है? ये उसी जातिवाद की घोतक है कि यदि यादव का संख्या अधिक है, यादव का मतदाता अधिक है तो यादव को ही टिकट दो, मुसलमान का संख्या अधिक है तो मुसलमान को ही टिकट दो। तो है ये चीजें खैर अभी भी हैं। ये है, ये बल्कि ये सर चढ़ के बोलता है। अभी आप जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, हमसे बेसी आप जान रहे हैं, वहाँ देख लीजिए जातीय समीकरण जिसका है प्रत्याशी उसी का है। उसी को देखकर अभी भी रखा जा रहा है। और उस समय भी जो रचनाएं की गई, और महिला आंचल का जो जिक्र आपने किया, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी, दूरदर्शी जो सोच थी, उसमें नजर आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने तभी ये सारी चीजें लिख दी थी। का फलना नाम है उसमें, यादव टोला का कलिया, ये लीडिंग कर रहा है वहाँ पे।
तो वो पढ़ेंगे तो आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको इतना आईने की तरह साफ दिखाई पड़ेगा। हाँ, आईने की तरह आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि आप जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर तो 1954 में आ गया था, और वही चीज़ अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, और एक तरीके से मेरा भी कहीं ना कहीं एक सौभाग्य है कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। चुनाव के समय में ज़रूर आया, लेकिन फिर भी, और जो आपने जिक्र किया कि मैला आंचल, अब मैं मैला आंचल भी बहुत ज़रूर पढ़ने वाला हूँ, और उसके बाद में और लोगों को भी जो है इसके बारे में जो नहीं पढ़े हैं, हालांकि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैला आंचल तक मैंने अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने समय दिया हमें, और यहाँ पर मैं आया, ये ऐतिहासिक जगह बिल्कुल है, और आप में से जितने लोग उनके उपन्यास, उनकी कहानियों को पढ़े हैं, तो आप ये समझ पाए होंगे कि वो किस तरीके से लिखा करते थे। उन्होंने सारी चीज़ें उस समय बहुत बेबाकी से अपनी रचनाओं में लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी कहानियां जो हैं उन्होंने लिखी हैं। तो ये बिहार का जो सफ़र है वो अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है, और अरेरिया में भी उस वक्त मतदान होगा। देखना होगा कि आखिर 14 नवंबर को क्या कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखा आपने रेणु जी का गांव भी और उनका घर भी। मेरे साथ कैमरे पर मेरे साथी रियाज, जिन्होंने ये सब कुछ दिखाने में हमारी मदद की। तो ऐसे ही बन रही आप हमारे साथ इस सफ़र पर। धन्यवाद।